हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 का पार्ट 13। और आज पार्ट 13 में हम पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण 5.12 और हम पढ़ेंगे द्विविमीय संघटन यानी कि कॉलिजन इन टू डायमेंशन। इससे पहले वाले चैप्टर में हम इस पहले वाले लेक्चर में हम एक विमीय संघटन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं द्विविमीय संघटन किसे कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, द्विविमीय ऐसा संघट जो कि दो विमा के अंतर्गत होगा। द्विविमीय या टू डायमेंशन से हमारा मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर दोनों होंगे। सॉरी, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो संघट होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग होगा। इस तरह से हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो क्या थे, दो हमारे पास वस्तु है। एक वस्तु यहाँ पे रखी गई है और एक वस्तु यहाँ पे रखी गई है। कुछ द्रव्यमान इनके अंदर है और ये वस्तु क्या होती है, एक दूसरे की तरफ आती है और संघट करती है। लेकिन आप बता सकते हैं कि ये अभी कौन से एक्स एक्सिस में है। यस, ये अभी एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, गति कर रही है। और इन पर जो संघट होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये संघट करेगी तो संघट करने के पश्चात क्या होता है कि ये जो इनका जो वेग होगा, इनसे चाल होगी, वो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाती है। कुछ इस तरह से यदि वाई एक्सिस के अलोंग होने पर इनकी जो चाल होगी वो एक यहाँ चले जाएगी और दूसरी यहाँ पे चले जाएगी। कुछ इस तरह से इन पे संघट होता है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि दो वस्तु हमारे पास है, वो जब संघट करेगी तो ऐसे संघट करेगी तो ये एक्स एक्सिस हमारे पास। लेकिन जैसे ही इनके बीच में कोलिजन होगा तो संघट होने के पश्चात ये कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर देती है। यानी ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगी आफ्टर कोलिजन। तो उस केस को हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसे कहते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो यहाँ पर किस तरह के हम पे केस आते हैं वो हम देखने वाले हैं। ये जो हम देखेंगे सिनेरियो, ये हम इलास्टिक कोलिजन के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर प्रत्यास्थ संघट होने वाला है, हम इस ये हमें इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह का केस हम लेंगे, देखो ये एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 की कोई वस्तु है। ये u1 वेग से गति कर रही है, जबकि ये वाली जो वस्तु है वो रेस्ट पर है, इसलिए हमने u2 बराबर 0 लिया है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था। जब ये इसकी तरफ मूव करेगी तो मूव करने के बाद क्या होगा, दोनों के बीच में होगा संघट। और संघट करने के पश्चात एक द्रव्यमान जो कि m1 द्रव्यमान की वस्तु है वो v1 वेग से इस वाले डायरेक्शन में चल जाएगी, एक्सिस के अलोंग। और दूसरी वाली जो होगी वो इस वाली डायरेक्शन में चल जाएगी v2 वेग से। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्योंकि ये एक्स एक्सिस है नीचे की तरफ और ऊपर है वाई एक्सिस और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इनके बीच में एक एंगल बनता है, दैट इज थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है, यानी कि दो द्विविमीय संघट के केस में हमको घटक लेके चलने होते हैं। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के तरफ जो घटक होता है वो हम लेते हैं कॉस थीटा में, जबकि हम देखेंगे कि वाई एक्सिस में जो घटक होता है वो हम लेते हैं साइन थीटा में। बस यहाँ पे ये वाली नई चीज जुड़ जाएगी और हमारे पास सेम रहने वाले हैं, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देखते आए हैं। तो ये केस हम समझ चुके हैं कि पहले क्या इनकी चाल रहेगी और बाद में इनकी चाल क्या रहेगी। हम जानते हैं कि क्योंकि ये एक प्रत्यास्थ संघट होगा तो यहाँ पर रेखीय संवेग एज वेल एज गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रेखीय संवेग, क्योंकि यहाँ पे संरक्षित है तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स घटक और वाई घटक के अनुदिश समीकरण। पहले हम निकालते हैं एक्स एक्सिस के अनुदिश क्या घटक हमारे पास आएगा। हम जानते हैं कि इनिशियल में m1 वेग की जो m1 द्रव्यमान की जो वस्तु होगी उसका जो वेग होगा वो होगा v1 इनिशियल, मतलब प्रारंभिक वेग से गति करेगी। दूसरे द्रव्यमान की वस्तु क्योंकि कुछ भी वेग उस पर नहीं होगा, वो स्थिर अवस्था में होगी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इसको हमने नहीं लिया हुआ। वो बराबर हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी m1 की, v1 फाइनल। और उसका जो एंगल होगा वो होगा cos थीटा 1, क्योंकि ये हम एक्स एक्सिस के अनुदिश यहाँ पर इसकी चाल को ले रहे हैं। और m2 की इसी तरह हो जाएगी cos थीटा 2। ओके, हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाता है। हम देखते हैं y जो घटक है इसमें y घटक के लिए क्या समीकरण हमारी बनेगी वो हम देखने वाले हैं। अगर आप देखेंगे कि जो हमारे प्रारंभिक अवस्था में जो द्रव्यमान होगा इनके बीच में संघट होगा वो एक्स एक्स के अनुदिश हो रहा है, ये वाई एक्स के अनुदिश नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा है, क्योंकि इनकी कोई भी चाल वाई की तरफ नहीं होगी। हम जानते हैं कि संघट करने के पश्चात ही ये वाई एक्स के अलोंग मूव करते हैं। तो हम देखेंगे फाइनल में क्या हो जाएगा, m1
V1 फाइनल और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 1 वाई एक्सिस के अलोंग इनका घटक। इसी तरह से ये भी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन क्यों लिया गया है, क्योंकि ये वाला आप देखेंगे कि M2 वाला जो द्रव्यमान है हमारे पास वो y की नेगेटिव साइड में मूव कर रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। इस तरह से हमने संवेग संरक्षित होता है उसके लिए समीकरण यहाँ पे लिख लिया। अब हम ये भी जानते हैं क्योंकि ये संघटन प्रत्यास्थ है तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो हम गतिज ऊर्जा के लिए यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m1v1 इनिशियल का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा फाइनल वाली m1 के लिए और ये m2 के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 डायमेंशन में किस तरह से हम इसको प्रत्यास्थ संघटन में इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने उदाहरण 5.12 की तरफ। उदाहरण 5.12 में बोला गया है कि मान लीजिए जो हमने अभी भी हमने चित्र देखा था 5.10, जो अभी हमने द्विविमीय संघटन देखा था उसको हमें कंसिडर करना है। इस संघटन में क्या होता है, बिलियार्ड की समान द्रव्यमान की दो गेंदों के मध्य संघटन होता है। यानी कि जो हम बिलियार्ड की गेंद होती है, छोटी छोटी गेंद होती है, उनका द्रव्यमान बिल्कुल सेम है। m1 बराबर m2 है, समान द्रव्यमान की बिलियार्ड की गेंद है, जिसमें प्रथम गेंद ड्यू कहलाती है। प्रथम गेंद कौन सी होगी, प्रथम गेंद वो गेंद होगी जो कि दूसरी वाली गेंद को क्या मारेगी, टक्कर मारेगी। जबकि जो दूसरी वाली गेंद होगी उसे लक्ष्य कहते हैं। देखो यहाँ पे दो गेंद होती है इस बिलियार्ड वाली गेंद में। पहली गेंद वो होगी जो हम कैरम बोर्ड भी खेलते खेलते हैं, तो एक गेंद, एक वाली जो गिट्टी होती है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम उसको शूट करते हैं सेकंड वाली को, जो कि ये रेस्ट पर रहेगी और ये क्या करेगी, ये मूव करेगी कुछ वेलोसिटी से इसकी तरफ। राइट, ये हम जानते हैं। तो ये वाली जिससे हम टारगेट करने वाले हैं उसको हम कहेंगे ड्यू वाली। और दूसरी वाली जो होगी ये m1 द्रव्यमान ले लेते हैं हम। तो दूसरी वाली जो गेंद होगी वो m2 द्रव्यमान की होगी जो कि रेस्ट पर रखी होगी, क्योंकि उसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये रेस्ट पर होगी और ये कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी सेकंड वाली की तरफ। खिलाड़ी जो होगा वो लक्ष्य गेंद को θ2 दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री के कोण पर कोने में लगी थैली में गिराना चाहता है। होगा क्या, हम जानते हैं कि अभी हमने बात करी थी द्विविमीय संघटन के बारे में। तो ये इसके एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे दो गेंदें रखी हुई है। होगा क्या, जो खिलाड़ी होता है वो इस टारगेट वाली गेंद को इसकी टक्कर करने के पश्चात वो चाहता है इसमें जो ये टक्कर करने के पश्चात ये सेकंड वाली जो गेंद है वो थीटा इज इक्वल टू θ2 यहाँ पे होता है, हम जानते हैं ये हमारा θ2 होता है। ये 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पहुंच जाए और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रखी गई होगी पॉकेट, इस थैली में से गिराना होगा। ठीक है, तो इतने एंगल बनाते हुए वो उसके अंदर गिर जाए, हम ऐसा चाहते हैं। ये संघट कैसा है, ये संघट एक प्रत्यास्थ संघट होता है। हमें घर्षण और घूर्णन गति को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। तो हमें क्या एंगल हमें निकालना है, यहाँ पे कोण θ1। हमें θ1 यहाँ पे कैलकुलेट करना है। θ1 किसके लिए होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे दो दो हमारे पास गेंदें हैं। जब टारगेट वाली गेंद 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसके अंदर गिरेगी तो उस समय जो हमारी दूसरी वाली गेंद होगी वो कितना एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में इस वेग से वो गति करेगी इस वाले एंगल से। मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ एंगल निकालना है, किसके लिए, हमें निकालना है एंगल θ1 फर्स्ट वाली गेंद के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास दो गेंद है, बिलियार्ड की गेंद है, जिसका द्रव्यमान समान है। समान द्रव्यमान की दो गेंदें हैं, उनमें से एक जो है टक्कर मारेगी, दूसरी रेस्ट पर होगी। जो रेस्ट पर है उसको हम टारगेट वाले कह रहे हैं, यानी द्वितीय जो गेंद है उसको हम लक्ष्य गेंद कह रहे हैं। जब उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ तो दूसरी वाली जो गेंद होगी जो हमें लक्ष्य कह रहे हैं वो 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो गिर जाएगी पॉक के अंदर। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जो फर्स्ट वाली गेंद होगी वो कितना एंगल का कोण बनाते हुए मूव करेगी। दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट। चलिए शुरू करते हैं। हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं, हम यहाँ पे जानते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रत्यास्थ संघट हो रहा है तो हम यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे जब हम, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो m होगा, जो हम जानते हैं दोनों ही समान द्रव्यमान की वस्तु है, तो m1 बराबर m2 यहाँ पर होता है। तो m से जो है m कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी v इनिशियल बराबर आएगा v फाइनल और v2 फाइनल, पहले गेंद के लिए और दूसरे गेंद के लिए। ठीक है, इस समीकरण का हम दोनों तरफ वर्ग करें तो वर्ग करने पर हमें क्या रिजल्ट निकल कर आता है, v
वन इनिशियल का स्क्वायर और इन दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो हम इसको फाइनल इसको खोल कर लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, यहाँ पे हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे द्विव में संघट हो रहा है और वो संघट जो हम ले रहे हैं, पहले जो संघट हो रहा है इनिशियल में, वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इसको जब हम खोलेंगे इस तरह से तो हम यहाँ पे cos θ1 प्लस θ2 लेंगे। θ1 हमको यहाँ पे नहीं पता है, θ2 हमको पता है, तो हमने वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी। ये हमने लिखा समवेत संरक्षण के नियम के अनुसार। इक्वेशन बन गई 5.31। इसी तरह से हम गतिज ऊर्जा यहाँ पे निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हमें क्या मिल जाएगा, सेम हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गति ऊर्जा संरक्षण नियम लगाएंगे। हाफ एम इनिशियल के निकालेंगे, एम बी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये बराबर हो जाएगा फाइनल के निकालेंगे दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे हाफ से हाफ दोनों तरफ कट जाएगा, एम भी कट जाएगा, दोनों साइड एम कट जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी बी वन इनिशियल का स्क्वायर बराबर बी फाइनल का स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन आ गई है 5.32। हमने इस तरह से दो इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। दोनों इक्वेशन को हम बराबर में रखेंगे। जब हमको तुलना करेंगे तो हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आया था cos θ1 प्लस 37 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, θ1 प्लस 37 डिग्री, cos 0 क्या होता है, cos 0 कब होता है, वो होता है 90 डिग्री पर। तो यहाँ से हमारे पास θ1 बराबर आ जाएगा 53 डिग्री। ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। इस इक्वेशन से हमें एक बात समझ में आती है, तो दोनों जो क्या बात समझ में आती है हमें इस इक्वेशन से, ये बात समझ में आती है कि हमारे पास समान द्रव्यमान के दो पिंड थे, जिनमें से एक स्थिर अवस्था में था और असंगत कैसा था, संगत था प्रत्यासंगत। तो यहाँ पे क्या हुआ, संगत के पश्चात दोनों जो पिंड थे उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल था। दैट मीन्स कि वो एक दूसरे से समकोण पर जो है गति करते हैं इस तरह से। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो सेकंड वाली जो गेंद थी वो 37 डिग्री का एंगल बना रही थी। अभी हमें पता चला है कि जो फर्स्ट वाली होगी उसके ऊपर जो उसका जो एंगल होगा वो 53 होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला उदाहरण भी सॉल्व हो जाता है। आज के लिए इतना ही। हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने द्विविमीय संघट के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना एग्जाम्पल से कि जब समान द्रव्यमान के पिंड होते हैं जो कि जिसमें से एक पिंड स्थिर अवस्था में होता है और प्रत्यास्थ संघट होता है, तो वो एक दूसरे से समकोण बनाते हुए संघट करते हैं। संघट करने के पश्चात वो समकोण बनाते हुए गति करते हैं। ठीक है, आवश्यक शर्त ये थी कि आपको संवेग संरक्षण का नियम पता होना चाहिए, प्रत्यास्थ संघट, गतिज ऊर्जा का संरक्षण का नियम और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं समरी, क्योंकि चैप्टर हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। तब तक के लिए थैंक यू।